हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इम्पीटस इंग्लिश लाइशियम। आप सबों का हमारे इस प्रयास बैच एंड इनिशिएटिव फॉर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कैपिटल लेटर और पंक्चुएशन के यूजेस के बारे में। जैसा कि मैंने इसे प्रीवियस सेशन में आपको पढ़ाया था, जहाँ पे बेसिक ग्रामर का जो कैटेगराइजेशन होता है अलग अलग टाइप्स में हमने बताया था आपको, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी, है ना। तो उसी के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा ऑर्थोग्राफी में कैपिटल और स्मॉल लेटर, और उसके एक टाइप्स में पढ़ा होगा ग्रामर के टाइप्स में ही पंक्चुएशन। तो आज हम बात करते हैं उसके कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, कहाँ कहाँ उसके यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे नए नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें भी स्पोकन और रिटन इंग्लिश में कॉन्फिडेंस जनरेट करना है, अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, तो आप इस बैच में, हालांकि ये बैच तो यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है, लेकिन इसके लिए जो PDF कोर्सेज आपको मिलती है होमवर्क सीरीज़ के तौर पर, उसके लिए एक नॉमिनल फ़ी लेकर के रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप भी इस पर अपना नाम एनरोल कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है 8538944590। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आपको पूरी जानकारी इसकी मिल जाएगी। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। देखिए, कैपिटल लेटर क्या होता है आप जानते होंगे। लेटर दो तरह से बांटा जाता है ना, एक आपका स्मॉल, दूसरा कैपिटल लेटर। जहाँ तक लिखने की बात है तो आप सब जानते होंगे स्मॉल लेटर क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपके ये आपका जो है वो क्या है, कैपिटल लेटर, और ये आपका जो लिखा हुआ है ये स्मॉल लेटर में है। राइट, उसके बाद अगर हम इन सब को अल्फ़ाबेट के तौर पे मान लें तो वहाँ भी जो अगर बांटते हैं तो वॉवेल, सेमी वॉवेल, कॉन्सोनेंट ये होता है, ये आपको हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके यूज के बारे में देखते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई मैं पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को। कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, है ना, कि जो फिगर्स है वो अलग अलग होती है, लेकिन उच्चारण सेम होता है, स्वाभाविक है, सेम होगा ही। इंग्लिश में 5 वॉवेल्स A, E, I, O, U और 21 कॉन्सोनेंट्स होता है। राइट, जबकि हिंदी भाषा में 52 लेटर होता है, जिसमें 16 स्वर वॉवेल और 36 व्यंजन होते हैं उसमें। ठीक है, हिंदी भाषा में कैपिटल और स्मॉल लेटर जैसा कोई अक्षर वेद नहीं होता। तो ये थोड़ी सी जानकारी, इंट्रोडक्शन थी इसके बारे में, है ना। आइए आगे देखते हैं हम लोग इसका। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैपिटल लेटर्स का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, और इसके यूजेज को पढ़ने का क्या बेनिफिट है, इसका फ़ायदा हमें कहाँ मिलेगा। देखिए, मैं साफ साफ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब कोई भी हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं या फॉर्मल लेटर लिखते हैं, तो वहाँ पे हम किसी चीज़ को लेकर के या फिर किसी भी चीज़ को लिखते हैं अगर इंग्लिश में, तो कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि स्मॉल लेटर का यूज़ करें, कैपिटल लेटर का यूज़ करें। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर नहीं जानता है इंग्लिश के बारे में और उसे लिखना है कि मैं पढ़ता हूँ, तो वहाँ लिख देगा स्मॉल लेटर वाला जो है वो आई लिखेगा और फिर आगे लिखेगा रीड, आई रीड। ऐसी नॉर्मल गलती जो है आम बोलचाल की भाषा में, तो मतलब भाषा में नहीं कह सकते उसको, लेकिन रिटन फॉर्म में हम लोग अक्सर करते रहते हैं। क्योंकि भाषा में इसलिए नहीं कह सकते, बोलने के तौर पे अगर देखा जाए तो आप आई बोलिए, चाहे वो बड़ा बोलिए छोटा बोलिए, से मतलब नहीं है। आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि कैपिटल आई और रीड उसके बाद बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे आप लोग। तो बोलने में तो चल जाएगा, बट ये लिखने में जहाँ तक बात है तो आप लोग ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स अक्सर कर दिया करते हैं। तो आज के बाद से ऐसी गलती नहीं होगा, है ना। तो आइए हम लोग ध्यान से इसको पढ़ें और देखें हम लोग कैपिटल लेटर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, है ना। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस। प्रत्येक वाक्य का, सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है भाई, हमेशा कैपिटल होता है। कुछ भी लिखिए आप लोग, जैसे राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो, तो राम का आर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, भारत एक महान देश है, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, इंडिया का फर्स्ट आई क्या होगा, ये कैपिटल होगा। मतलब किसी भी लेटर में आप जब बात करेंगे किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है भाई, कैपिटल होता है। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पे ही क्या है, कैपिटल है। ही में एच क्या है, कैपिटल है। दे केम टू मीट मी, यहाँ दे में जो टी है वो क्या है, कैपिटल है। ठीक है, तो इसे बहुत बारीकी से देखिए, इसको ध्यान समझिएगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं। प्रॉपर नाउन एवं प्रॉपर एडजेक्टिव का, ये थोड़ा बात इसको ध्यान समझिए आप लोग। प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर कैपिटल होता है ना। अब ये प्रॉपर नाउन क्या होता है आप जानते होंगे, जो किसी पार्टिकुलर प्लेस को, पर्सन को, कोई थिंग को ऐसा शो करता है। और प्रॉपर नाउन से जिसका निर्माण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। राइट, जैसे इंडिया से बन गया इंडियन, ठीक है, चाइना से चाइनीज़,
पाकिस्तान से पाकिस्तानी, बिहार से बिहारी, नेपाल से नेपाली, ठीक है, फ्रांस से बन गया फ्रेंच, अमेरिका से अमेरिकन। तो प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रिटेन इंग्लिश ग्रामर नहीं बोलेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर। तो ब्रिटेन एक प्लेस है ना, कंट्री का नाम है, उससे उसका जो एडजेक्टिव बना है क्या बना है, ब्रिटिश बना है। इंडियन फार्मर, इंडियन रेलवे, ऐसा यूज़ करते हैं हम लोग। बिहारी लिट्टी चोखा, तो बिहारी का जो बी है बड़ा वाला वो कैपिटल होगा, राइट, ध्यान रखिएगा। अर्थात किसी व्यक्ति, शहर, देश, राज्य, राष्ट्रीयता, पर्वत, दिन, माह, ग्रंथ, बहुत सारी चीज़ें, त्यौहार, भाषा, इमारत के नाम का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है। जैसे राम दिया है, दिल्ली है, इंडिया है, राजस्थान है, इंडियन है, हिमालयाज़ है, संडे है। देखिए अब हिमालयाज़ में यहाँ आर्टिकल के बारे में यहाँ मत सोचिएगा, हिमालयाज़ का जो एच है वो क्या है, कैपिटल है, राइट। चलिए, संडे, दिसंबर, रामायणा, रामायणा का फई क्या है, आर लिखा हुआ है कैपिटल में। फिर ठीक है, राजपूत, दिवाली, इंग्लिश, हिंदी, ताजमहल, कुछ भी रहेगा। तो ऐसा ऑलवेज क्या होगा, कैपिटल में होगा, ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए फिर देखिए उसके बाद फिर क्या कर रहा है, ईश्वर, गॉड या उसके लिए प्रयुक्त समस्त नाउन्स और प्रोनाउंस, ठीक है। जैसे बोलते हैं माई गॉड, दो आर्ट मर्सीफुल, ये दो का मतलब यू होता है, लेकिन हम लोग जो प्राचीन शब्दों में अगर कहा जाए मतलब थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया है ये, इसका अब यूज़ नहीं होता है, ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ फैशन है, ठीक है। पहले के टाइम में हम लोग इसका यूज़ करते थे, दो का यूज़। आजकल क्या करते हैं, आजकल ये वाला दो करते हैं, THOUGH, दो। इस दो का मतलब क्या होता है भाई, यद्यपि होता है ना, आजकल ऐसा यूज़ करते हैं हम लोग। हाँ, द लॉर्ड द अलमाइटी गॉड इज़ ऑमनी प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आप गॉड के लिए भी जो भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए नाउन या प्रोनाउन में फर्स्ट लेटर क्या होगा आपका, कैपिटल होगा, ठीक है। पद नाम, पद नाम का मतलब कोई भी पोस्ट, डिग्री, ठीक है, उसका भी फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। प्राइम मिनिस्टर कैपिटल आप देखेंगे, MA कैपिटल, BA कैपिटल, PhD बोलेंगे, PhD का जो फर्स्ट होगा P वो क्या होगा, अक्सर आप कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। वैसे हम लोग ये सब PhD भी लिखते हैं, पूरा क्या लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, है ना। चलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर क्या लिखा है उसके बाद, प्रोनाउन आई एंड क्या लिखा है उसके बाद, इंजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, यहाँ पे इंटरजेक्शन होना चाहिए। ओ जब किसी भाव में वाक्य में अकेले आए तो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे बोलते हैं ओ माई गॉड, तो वहाँ ओ माई गॉड में वहाँ ओ ऐसे छोटा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओ बड़ा लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर अगर जैसे इंडियन में आई आया है तो वहाँ पे हमने बताया था आपको कि जहाँ फर्स्ट होगा तो आई क्या होगा, कैपिटल होगा, लेकिन सेकेंड जो आई आएगा बीच में आएगा तो क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ भी वैसे लिख रहा है कि जब आई अकेले आया है, मतलब एज अ सब्जेक्ट आया है या एज अ ऑब्जेक्ट आया है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज कैपिटल में होगा। हालांकि सेंटेंस में ये तो लास्ट में यूज़ हो रहा है, तो आप लोग ऐसा कभी गलती मत लिखिएगा, ऐसा आई मत लिखिएगा, ऑलवेज क्या होगा भाई, कैपिटल में होगा, ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए फिर देखिए उसके बाद आगे क्या लिखा है उसके बाद, इंग्लिश पोएम, है ना, प्रत्येक पंक्ति का अक्षर कैपिटल होता है। जैसे 20 डेज है सितंबर, तो यहाँ क्या है, कैपिटल होगा आपका। अप्रैल, जून एंड नवंबर कैपिटल होगा, तो ये सब ध्यान रखिएगा। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस होगा उसका फर्स्ट जो वर्ड होता है वो भी क्या होगा, उसका लेटर फर्स्ट कैपिटल होगा। ही, जैसे ही सेड शी विल गो टू मार्केट। अब हम ऐसा कह सकते सर ये तो सेंटेंस जो है दोनों क्या है, उसमें बीच में आया है यहाँ पे, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रहेगा उसका फर्स्ट वर्ड का जो है ना, ध्यान दीजिएगा। या ऐसा कह सकते हैं उस सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर क्या लिखा भाई, इनिशियल्स एंड एब्रीविएशंस। इनिशियल्स करने का मतलब जो भी जिससे स्टार्ट करेंगे, या एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त रूप होता है। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है भाई, संक्षिप्त रूप। इसके लिए अभी हमेशा क्या करेंगे, कैपिटल लेटर का ही यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए जिसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, SH है ना, MK गांधी, SDO, GM, RMP, जो भी नाम लीजिए, DM, PM, ऑलवेज क्या होगा, कैपिटल में होगा। जैसे टाइम दिखाने के लिए हम लोग लिखते हैं AM PM, तो कोशिश करिए कि वहाँ भी आप लोग क्या लिखिए, कैपिटल में लिखिए, ठीक है। अगर गलती से कोई आदमी ऐसे लिख दे AM में A और M लिख दे, तो ये तो इस M का मतलब होता है हूँ। जैसे I am a स्टूडेंट, I am a टीचर बोलते हैं ऐसा ना, तो यहाँ पे M ऐसा गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए उपाधियों के नाम, उपाधि का मतलब टाइटल्स, राजनीतिक दलों के नाम, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम, समाचार पत्र के नाम, ऐतिहासिक घटना जो भी होता है,
सार्वजनिक संस्थाओं के नाम, टाइटल या हेडिंग, ठीक है, इसका भी फर्स्ट लेटर क्या होता है भाई? कैपिटल होता है, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि इसको आप लोग प्रॉपर नाउन के अंतर्गत इसको फॉल कर सकते हैं, रख सकते हैं, राइट। जैसे पद्म भूषण, कांग्रेस, जनता पार्टी, हिंदुस्तान टाइम्स, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये जितना देखिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द का टी फर्स्ट कैपिटल, फर्स्ट का एफ कैपिटल, वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल, सब कैपिटल में होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब जितना भी होगा सब क्या होगा? कैपिटल में होगा, राइट। चलिए फिर क्या कह रहा है उसके बाद, अंग्रेजी में लिखे जाने वाले फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम का पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल होता है। जैसे कोई बड़ा नाम रहेगा जिसमें अलग अलग तरह का यूज़ किया रहेगा, जैसे यहाँ पे मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह, एम बड़ा, ये भी एम बड़ा, और सिंह का एस क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे और देखिए दीपेश जैन, दीपेश का डी बड़ा और जैन का जे बड़ा, ठीक है। और भी एग्जांपल लिए, जैसे बोलते हैं डोनाल्ड ट्रम्प, तो डोनाल्ड का डी क्या होगा भाई? बड़ा होगा, है ना, डोनाल्ड ट्रम्प, TRUMP ऐसा बोलते हैं। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र का एन शुरू का बड़ा होगा और मोदी का फिर क्या होगा? ये बड़ा होगा एम। तो जब भी ऐसा नाम रहेगा, अरविंद केजरीवाल, है ना, ऐसा यूज़ करेंगे, बड़ा रहेगा ये। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस टाइप के नाम में क्या होता है? दोनों का फर्स्ट लेटर क्या होता है? चाहे उसका नेम हो या उसका सरनेम या टाइटल जो भी है, दोनों कैपिटल लेटर में रहेगा, राइट। चलिए, जैसे यहाँ पे आप सुनते होंगे इस वाले को रूल को लेकर के, बहुत सारे स्टूडेंट जो अपना नाम लिखते हैं, मान लीजिए बहुत बड़ा नाम, कोई उनका किसी बच्चे का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, जैसे दीनानाथ चौबे, तो क्या करते हैं कि दीनानाथ में या तो दीना अलग और नाथ अलग, तो वहाँ दोनों कैपिटल में होगा। अगर दीनानाथ दोनों साथ साथ लिखते हैं, है ना, तो वहाँ दोनों क्या करेंगे? केवल दीनानाथ का डी कैपिटल में रहेगा। तो कई बार लिखने क्रम में डिपेंड करता है कि लोग कैसा लिखते आ रहे हैं शुरू से, ठीक है। चलिए फिर लिखा है, व्यक्ति के नाम के पहले लगने वाले टाइटल का पहला अक्षर क्या होगा? हमेशा कैपिटल में होता है, ठीक है। तो ये सब मिस्टर मिसेस जानते हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा। जब वाक्य में फादर, अंकल, मदर, अंट का प्रयोग प्रॉपर नाउन की तरह होता है, तो इनके पूर्व जो माई, हिज, ब्रदर यानी पजेसिव एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं भाई? पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पजेसिव एडजेक्टिव, मतलब अधिकार दिखाने वाले, ठीक है। तो इसका ये फर्स्ट लेटर क्या होगा? ऑलवेज कैपिटल होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ये था आपका कैपिटल लेटर का यूज़ था, आपने इसको ध्यान से पढ़ा, समझा, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन का यूज़ कहाँ करेंगे? देखिए पंक्चुएशन एक्चुअली होता क्या है, आप जानते होंगे, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन, इंट्रोगेशन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, है ना, ये दीज ऑल आर क्या है? पंक्चुएशन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे साफ सब यहाँ मेंशन कर दिया गया है, अधिकांश छात्रों को पंक्चुएशन का अल्प ज्ञान होता है। स्कूल व कॉलेज में भी इसे नितांत महत्वहीन विषय समझकर ठीक ढंग से पढ़ाया नहीं जाता। शुद्ध अंग्रेजी लिखने हेतु, वाक्य का सही अर्थ व्यक्त करने हेतु पंक्चुएशन के नियमों का पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है कि ये जो है वो क्लास, किसी बच्चे को ये क्लास 10th से पहले ही, या फिर मैं ये कहूँ कि क्लास 5 या 6 स्टैंडर्ड से ही, है ना, 6th स्टैंडर्ड से ही बच्चों को ये सब चीज़ पढ़ाया जाना चाहिए कि पंक्चुएशन का यूज़ कहाँ करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का और विशेषकर हमारे बिहार राज्य का कि इंग्लिश की स्थिति क्या है आप जानते हैं, ठीक है। पंक्चुएशन देखिए क्या लिखा है, पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। क्या लिखा है यहाँ पे, लीजिए पढ़िए इसको ध्यान से, क्या लिखा है? द राइट यूज़ ऑफ पुटिंग इन मार्क्स और स्टॉप्स इन राइटिंग इज कॉल्ड पंक्चुएशन। क्या लिखा है? द राइट यूज़ ऑफ पुटिंग इन मार्क्स और स्टॉप्स इन राइटिंग इज कॉल्ड पंक्चुएशन। मतलब लिखते समय जो हम लोग मार्क का यूज़ करते हैं, चिन्ह का यूज़ करते हैं, ठीक है, या पॉइंट का जो यूज़ करते हैं, वही क्या होता है? पंक्चुएशन। तो सही प्लेस पे यूज़ करना ये ज़्यादा मतलब ज़रूरी है, राइट। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ लिखा गया है। यदि ये पंक्चुएशन मार्क्स गलत स्थान पर लगाए जाएं तो वाक्य का अर्थ ही क्या होता है? बदल जाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया एग्जांपल दिया है, द कैट शेड द ऑनर इज़ वेरी फेथफुल। बताइए अब यहाँ पे क्या करेगा? द कैट कहेगा यहाँ पे, या द, है ना, क्या लिखा है? द कैट शेड द ऑनर इज़ वेरी फेथफुल। नहीं, द ऑनर सेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? द ऑनर सेड द कैट इज़ वेरी फेथफुल। ऑनर ने कहा कि कैट क्या है? वेरी फेथफुल, ठीक है। द कैट शेड द ऑनर इज़ वेरी फेथफुल, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। इसीलिए पंक्चुएशन का एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा, वहाँ पे उसका यूज़ करना ज़रूरी है, राइट। पंक्चुएशन मार्क्स देखिए क्या क्या होता है? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? कॉमा, ये हो गया कॉलन, हाइफन, ठीक है।
इधर 3 जो डॉट है, डॉट डॉट डॉट, ये तीनों को क्या बोलते हैं हम लोग? इलिप्सिस बोलते हैं। क्या होता है आगे देखेंगे हम लोग। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन विस्मयादि बोधक चिन्ह, दिस इज सेमी कॉलन, और ये क्या है? डैश है, और ये आपकी क्या है? इन्वर्टेड कॉमा है। देखिए अब यहाँ पे 9 नंबर में यहाँ पे देखिए हाइफन है और 8 नंबर में डैश है, ठीक है। हाइफन डैश में क्या अंतर होता है? आइए हम लोग पूरा 1 बाय 1 पढ़ते हैं, ध्यान से इसको देखते हैं, राइट। चलिए, पहला यूज है यूज़ ऑफ फुल स्टॉप और पीरियड, है ना। कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं, आइए हम लोग इसको ध्यान से समझने की प्रयास करें। देखिए क्या लिखा है, इंट्रोगेटिव एवं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अतिरिक्त सही प्रकार के सेंटेंसेस के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं, चाहे वो सामान्य स्टेटमेंट हो या कमांड हो। मतलब किसी से कमांड करने की बात कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, कोई किसी भी तरीके की अगर बात करें, बशर्ते सेंटेंस में ना तो क्वेश्चन पूछा जा रहा हो और ना ही वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मतलब कुछ ऐसा दर्शाया जा रहा हो, कोई एक्सप्रेशन दिया जा रहा हो। अगर वो सिंपल सा सेंटेंस है तो किसी भी तरह के स्टेटमेंट दिखाने के लिए, चाहे वो अफर्मेटिव फॉर्म में रहे, नेगेटिव फॉर्म में रहे, कमांड की बात करें, रिक्वेस्ट की बात करें, ठीक है, एडवाइस की बात करें, किसी भी तरह के सेंटेंसेस की अगर बात किया जाए तो वैसे सेंटेंसेस में क्या होगा? वहाँ पे फुल स्टॉप होगा, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, जैसे देखिए ही इज़ अ गुड बॉय, स्टेटमेंट दिखा रहा है। डोंट ओपन द गेट, कमांड दिखा रहा है यहाँ पे। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन दिया है, इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप आया है। और आप पढ़ते भी होंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, रूल्स पढ़ते होंगे। सबसे लास्ट रूल कि जो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होता है उसको हटाकर क्या करते हैं हम लोग? फुल स्टॉप में चेंज करते हैं, ऐसा आप पढ़ते भी होंगे, ठीक है। सेम बात एक्सक्लेमेशन का भी, अगर इनडायरेक्ट की आप बात करें तो वहाँ ही पढ़ते होंगे कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा के क्या करते हैं भाई? फुल स्टॉप में चेंज करते हैं, ऐसा आप नरेशन में भी पढ़ते होंगे। तो इन सब जगहों पे फुल स्टॉप का यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए फिर सुनिए, सेकेंड नंबर जो यहाँ रूल लिखा हुआ है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बारीकी समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। इनिशियल्स और एब्रीविएशंस के बाद फुल स्टॉप लगता है। बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं कि सर एमएलए को कैसे लिखें हम लोग, कई लोग ऐसे लिखते हैं एमएलए को, लेकिन यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बारीकी समझना कि यूज़ कहाँ करते हैं। हालांकि हम लोग लिखने के क्रम में कई बार एमएलए एमपी को ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ऐसे होना चाहिए जैसे यहाँ दिया गया है ना। तो वही कह रहा है यहाँ पे इनिशियल्स और एब्रीविएशंस के बाद क्या होता है? फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। आर के शर्मा नाम दिया था तो R.K.शर्मा, PK जैन P.K.जैन, MLA MP है ना, UK USA AM MA MSc FIR, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। देखिए हालांकि यहाँ लिख भी दिया है आजकल मिस्टर मिसेज डॉक्टर LTD जैसे कई एब्रीविएशन के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है, नॉर्मली लिख देते हैं। ये देखिए फिर यदि कोई एब्रीविएशंस से ही समाप्त होता है, यदि कोई सेंटेंस एब्रीविएशन से ही समाप्त होता है तो वाक्य के अंत में एक ही फुल स्टॉप आता है ना। क्या आता है? एक ही फुल स्टॉप। जैसे ही इज़ एन MLA, अब ऐसा नहीं कि MLA में भी लगा दिए M.L.A, आज चूँकि सेंटेंस अंत कर गया तो एक और फुल स्टॉप यहाँ कर दिए, ऐसा गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब बहुत बारीकी वाली चीज़ है, अक्सर आपको ये कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा बारीकी से पढ़िए, ध्यान से समझिए इसको, राइट। चलिए, तो ये था फुल स्टॉप की बात था। आइए हम लोग समझते हैं इलिप्सिस। इलिप्सिस का मतलब 3 डॉट, स्पेशली हालांकि यहाँ 4 डॉट भी दिया है लेकिन मेनली 3 डॉट ही होता है। तो ये 3 डॉट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें, राइट। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, इलिप्सिस का मतलब मेनली 3 डॉट, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। वाक्य में यदि किसी शब्द या शब्दों का लोप होता है, लोप का मतलब एमिटेड है ना, ओमिटेड या उससे हट जाता है, ओमिशन हो जाता है उसका, तो इलिप्सिस का प्रयोग किया जाता है, राइट। किसका यूज़ करते हैं भाई? इलिप्सिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमेशा बोलते हैं, मान लिया जाए राम डॉट 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 3 डॉट अ गुड बॉय। अब बोलेंगे बताइए, यहाँ पे 2 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन है इज़, दूसरा ऑप्शन है आर। तो आप लोगों को आंसर अगर करना हो तो क्या बोलेंगे? इज़ बोलेंगे। तो हमें आंसर से मतलब नहीं है, मतलब केवल यहाँ 3 डॉट से है। ये 3 डॉट का मतलब है कि यहाँ पे कोई चीज़ क्या है? ओमिटेड है। ओमिटेड का मतलब हमने उसको हटा दिया है, ठीक है। और उसके बदले में आपके पास विकल्प है, इस विकल्प से आपको चुनना है कि उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, है ना, भरते हैं, तो वहाँ जो दिया होता है, तो हम लोग अगर आपसे हम कहें, ऐसे कहें कि लिखिए भाई एक सेंटेंस, इंडिया और डैश डैश डैश, ठीक है। जैसे भारत एक महान देश है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं तो इंडिया डैश 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 अ ग्रेट कंट्री, तो आप लोग ऐसे करते हैं तुरंत, इंडिया। और अगर हम बोले डैश 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 या डॉट डॉट डॉट, तो आप लोग ऐसे पूरा लिख देते हैं, मतलब कितना डॉट देते हैं आपको पता नहीं चलता है, फिर लिखते हैं अ ग्रेट कंट्री।
देखिए भाई, आज तक अगर अंग्रेजी नहीं जानते होंगे या कम जानते थे तो आप लोग ऐसी गलती करते थे, या तो डॉट डॉट मतलब दे दिए जब तक पूरा पन्ना भर ना जाए, या फिर ऐसे ऐसे भी आप लोग लिखते थे डैश 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 करके। तो ऐसा नहीं करना है। जहाँ भी कोई शब्द को इलोप करना है, ओमिट करना है, हटाना है, तो कुछ नहीं करना है भाई, वहाँ 3 को डॉट 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 डॉट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए उसके बाद, यदि किसी वाक्य से शुरू के या बीच के शब्दों का लोप किया गया हो तो एलिप्सिस में 3 फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, है ना, वही बताया ना, डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट या फुल स्टॉप। डॉट 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 आ ब्यूटीफुल गर्ल सी डॉट 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 विद हर सिस्टर, ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं इसको। फिर देखिए, यदि किसी वाक्य के अंतिम शब्दों का लोप ओमिशन किया गया हो तो एलिप्सिस में 4 फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। राहुल वेंट टू जयपुर विथ डॉट 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 और डॉट डॉट डॉट। तो ठीक है, ये 3 शुरू या बीच में रहेगा तो 3, और बाद में लास्ट में रहेगा तो 4 करेंगे, लेकिन मेनली 3 डॉट का ही यूज़ करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ करते हैं ये बात क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में एक सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, क्या होता है, वहाँ पे क्वेश्चन टैग के अर्थ में क्लाउज या फ्रेज के बाद ही क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जैसे हु इन्वाइटेड यू टू डिनर, आपको डिनर के लिए किसने इन्वाइट किया, क्वेश्चन मार्क। जहाँ भी प्रश्न पूछने की बात करेंगे वहाँ क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे आप, राइट, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर देखिए उसके बाद क्या लिखा है, इज़ एवरीथिंग ओके, क्या हर चीज़ सही है, राम ने पूछा। तो यहाँ जिससे आप क्वेश्चन करेंगे वो क्या होगा, स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क में होगा, लेकिन बाकी अदरवाइज़ क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते, राम आस्क्ड, एक ही सेंटेंस को कई तरीके लिख सकते हैं, राम आस्क्ड डॉट, है ना, कॉमा, और फिर इसका सेमी कॉल, ये सॉरी इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते, इज़ एवरीथिंग ओके, तो यहाँ फुल स्टॉप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, राइट। ओपन द विंडो विल यू, है ना, क्वेश्चन टैग है। हुम शैल वी इलेक्ट, राहुल, मीनाक्षी, मतलब किससे सिलेक्ट किया गया, राहुल को, मीनाक्षी को। तो हर एक चीज़ों से जिससे यहाँ पे क्वेश्चन हम अराइज करेंगे वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा ही दीजिएगा, राइट। जब वाक्य में किसी प्रकार की अनिश्चितता या शंका जैसा प्रश्न करना हो तो वहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे बोलते हैं गांधी जी 1948 में मरे थे ना, ऐसा बोलते हैं हम लोग ना नॉर्मल भाषा में। तो गांधी जी डाइड इन 1948, या 1948 के लिए अनसर्टेनिटी का भाव है कि जैसे हमें पता नहीं है कि 1948 में हुआ, 47 में हुआ, 50 में हुआ, तो हम लोग ऐसा पूछते हैं ना। अच्छा, ऐसा 2020 में, जैसे हम बोलते हैं आने वाले वर्षों में हम क्या पूछेंगे, अरे भाई बताओ कोरोना वायरस 20 में ही आया था ना, हमें कंफर्म नहीं, याद नहीं है, तो वहाँ क्या करेंगे, 20 में आया था ना, क्वेश्चन मार्क लगा दें वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा यूज़ करेंगे। चलिए, यूज़ ऑफ मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, आइए समझते हैं ये हम लोग एक्सक्लामेशन का यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सेंटेंसेस, क्लाउज, फ्रेज, सिंगल वर्ड जो अति आश्चर्य, जहाँ पे सरप्राइज़ की बात होता है, आश्चर्य की बात, चाहे वो दुख की बात हो, हैप्पी की बात हो, खुशी की बात हो, आदेश कमांड की बात हो, प्रेज़ करने की बात हो, किसी को विश करने की बात हो, कैसा भी बात हो उससे मतलब नहीं है। हर एक कंडीशन में हम लोग मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज़ करते हैं, यानी इसको हम हिंदी में आप लोग ऐसा उल्टा आई कर सकते हैं, स्मॉल आई का उल्टा। जैसे उल्टा आई क्या, आई ऐसे हो दिखाता है ना भाई, इसका उल्टा आप लोग स्मॉल में ऐसे कर सकते हैं, तो उल्टा आई पढ़ेंगे स्मॉल का, ठीक है। तो ये होता है मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। जैसे हुर्रा, वी हैव वोन द मैच, तो ये जो वर्ड दिखा रहा है, एक्सप्रेशन दिखा रहा है, हुर्रा, अल्लाह, है ना, वाओ, ये व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड इट इज़, ठीक है। तो जहाँ भी आश्चर्य, सरप्राइज़ की बात करेगा, चाहे वो सरप्राइज़ नेगेटिव सेंस में हो, दुख के लिए हो, प्रेज़ के लिए हो, हैप्पीनेस के लिए हो, कमांड के लिए हो, विश के लिए हो, किसी भी तरीके का हो, जो एक्सप्रेशन दिखाएगा वहाँ भी क्या करेंगे आप लोग, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज़ करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यूज़ ऑफ कॉमा के बारे में। और कॉमा का यूज़ काफ़ी डिटेल में दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, और बहुत ज़्यादा इसका हम लोग यूज़ करते भी हैं डे लाइफ में, राइट। देखिए कॉमा का यूज़ कहाँ करते हैं, यदि किसी वाक्य में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 या अधिक, मोर देन 2, है ना, यहाँ कह सकते हैं 2 या उससे अधिक होना चाहिए, शब्द आते हैं, इन्हीं शब्दों को एक दूसरे से अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। अंतिम शब्द से ठीक पहले एंड लगा दिया जाता है। जैसे बोलते हैं राम, श्याम और मोहन, तो राम कॉमा श्याम एंड मोहन, लेकिन राम, श्याम, मोहन और सोहन, तो राम कॉमा श्याम कॉमा मोहन एंड सोहन।
तो जो सबसे अंतिम वर्ड होता है उसके ठीक पहले एंड लगाएंगे और उसके पहले के पहले जितना भी बार भी आएगा वहाँ पे कॉमा कॉमा से क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, राइट। जैसे देखिए, सी परचेज्ड एन इरेजर कॉमा अ पेन एंड सम कॉपीज़, ठीक है, क्या है, सम कॉपीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी इज़ अ डेडिकेटेड कॉमा सिंसियर एंड ऑनेस्ट लेडी, ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक। फिर क्या है, उपरोक्त वाक्यों में एंड से पूर्व कॉमा नहीं लगाया जाता है क्योंकि लेकिन ऐसे कई ऐसे वाक्य भी होते हैं जहाँ पे एंड से पूर्व कॉमा लगाना आवश्यक होता है। अब यहाँ पे मैं स्टार लगाता हूँ इस सेंटेंस को जो लिखा हुआ है, क्योंकि कई लोग इस बात को लेकर डाउट रहते हैं कि सर कहीं कहीं एंड के पहले भी कॉमा रहता है। भाई अक्सर तो हम लोग ये जानते हैं ना कि जैसे हमने कहा राम मोहन सोहन, तो राम कॉमा मोहन एंड सोहन, लेकिन कई बार आप लोग देखते होंगे कि कॉमा भी दिया रहेगा और उसके बाद एंड भी दिया रहेगा। जैसे यहाँ कोई नाउन का यूज़ कर दिया, मान लिया, फिर कॉमा दे दिया, फिर एंड भी दे दिया और फिर आगे कोई नाउन का यूज़ कर दिया। तो लोग कन्फ्यूजन इस बात को लेकर रहता है कि सर ये कॉमा और एंड जो कर दिया है ये क्या है। तो आइए समझते हैं इसको भी। देखिए क्या लिखा है कि जब उपरोक्त वाक्यों में एंड से पूर्व कॉमा नहीं लगाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पे एंड से पहले कॉमा लगाना आवश्यक होता है। जैसे दियर इक्विपमेंट इंक्लूडेड एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, आर्टिलरी, एम्फीबियस व्हीकल्स, कॉमा एंड टैंक्स, ठीक है। क्या मतलब इसका क्या मतलब होता है, आइए देखते हैं। यदि एंड से पूर्व कॉमा हटा दिया जाए तो यह समझा जा सकता है कि टैंक्स भी एम्फीबियस है, ठीक है। एम्फीबियस मीन्स विच वी कैन यूज बोथ लैंड एंड वाटर। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, मतलब हम लोग कॉमा के पहले, ध्यान समझिएगा, या कॉमा के बाद भी हम लोग जो एंड का यूज़ करते हैं, या ऐसे कहें कि कई बार एंड का तो यूज़ करते ही है लेकिन एंड के पहले कॉमा लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस वाले का जो इसके पहले का जो वर्ड यूज़ किया गया है अगले वर्ड से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बोथ आर क्या उसको कह सकते हैं, बोथ आर सेपरेबल, दोनों अलग करने योग्य है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में एंड के पहले कॉमा लगा देते हैं। जैसे राम मोहन सोहन, तो दीज ऑल आर बॉयज़, तो वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसमें से कोई एक्सेप्शनल क्वालिटी का होता, अगर हम सबकी गुण के बारे में बात करते हैं और उसमें से एक आदमी का कोई एक्सेप्शनल क्वालिटी होता, बाकी सब का ऑर्डिनरी सिंपल क्वालिटी होता, तो वहाँ भी आप लोग कॉमा के बाद ही एंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉमा के बाद एंड का यूज़ करने का एक ही मतलब यही है। जैसे यहाँ पे क्लियर था आपको कि एम्फीबियस का मतलब होता है कि जो पानी में भी रहता है ना, और कहाँ, ज़मीन पे भी रहता है। जबकि टैंक्स का मतलब क्या होता है, टैंक जो चलता है केवल ज़मीन पे चलता है, ठीक है, टैंक का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कॉमा तब एंड का यूज़ किया गया है, राइट। चलिए फिर सुनिए उसके बाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आ रहा होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है, और एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगेगा ये सेशन मुझे इस वीडियो के लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। वाक्य के शुरू होने में आने वाले एडजेक्टिव, एडवर्ब, पार्टिसिपल फ्रेज के बाद कॉमा आता है। जैसे हम बोलते हैं हाउएवर, है ना, अगर सेंटेंस को हमने हाउएवर से स्टार्ट किया या किसी एडवर्ब से स्टार्ट किया तो इसके बाद कॉमा लगा देते हैं, और कॉमा लगाने के बाद ही क्या करते हैं भाई, है ना, कॉमा लगाने के बाद ही सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए जैसे यहाँ लिया टेक्निकली द स्कीम इज़ क्वाइट फिजिबल, यहाँ टेक्निकली क्या एडवर्ब है। प्लेस्ड विद द रिजल्ट, ये क्या है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है, तो उसके बाद कॉमा आ गया। तो सेंटेंस के पहले अगर कोई पार्टिसिपल फ्रेज, एडवर्ब, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल ऐसा कुछ भी आता है तो जनरली वहाँ कॉमा को प्लेस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सब समझिए ध्यान से। वर्ड्स ऑफ एड्रेस इंटरजेक्शन जो वाक्य को शुरू करने में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ओह, यश, नो, हाउएवर, नेवरदलेस, स्टिल, एनीवे, वेल, व्हाई, फ्रैंकली, रियली, मोरओवर, इंसिडेंटली, ऐसे जितने भी वर्ड रहेंगे इन सब के बाद कॉमा आएगा। तो ये सब रटिए नहीं, सिंपल वर्ड में ये समझिए कि जो कुछ से हम क्या करते हैं, सैल्यूटेशन भी कर सकते हैं इसको, या वर्ड ऑफ एड्रेस, किसी को एड्रेस करते हैं, है ना, तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, उन सब से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे रमेश क्या है, वेयर हैव यू गॉन, कहाँ गए थे, तो यहाँ पे क्या है, दोनों को सेपरेट कर रहे हैं ना और इसको अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पे रमेश के साथ। वाई यू कांट से शो, ठीक है। फाइन बोलते हैं ना, फाइन, फिर रुक जाते हैं हम लोग। वी विल ऑर्गेनाइज द पार्टी, फाइन का मतलब ओके, हम लोग पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे। ओह सी इज़ हेयर, तो
जहाँ भी बोलने के क्रम में हम लोग उन शब्दों के साथ अगर स्टॉप करते हैं, थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं, रुकते हैं, तो वहाँ पे कॉमा का यूज़ करते हैं। या कॉमा हमें क्या करता है, पॉज करने का एक बहुत बड़ा मतलब स्पोकन इंग्लिश में ही बोलने के क्रम में ऐसा यूज़ करते हैं। जैसे अगर किसी को इंग्लिश पढ़ने कहा जाए, हिंदी पढ़ने कहा जाए, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू पढ़ते चले जाते हैं, उन्हें कॉमा और फुल स्टॉप का मतलब समझ नहीं आता है, बस पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। या फिर कहीं पे कम समय के लिए रुकना है तो वहाँ बहुत देर के रुक गए, बहुत देर कहने का मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड रुक गए। आज जहाँ रुकना था 2 सेकंड के लिए वहाँ पे 10 सेकंड के लिए रुक गए। आज जहाँ रुकना था 5-10 सेकंड के लिए थोड़ा स्टॉप करना था वहाँ पे, लेकिन वहाँ रुके 2 सेकंड के लिए, या फिर नहीं रुके, पढ़ते चले गए। तो हमें कॉमा जो होता है ये स्लाइटली पाउज को दर्शाता है, ठीक है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे कैसे पढ़ना है ना। जैसे हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे, अगर कोई इस सेंटेंस को ऐसे पढ़े, फाइन वी विल ऑर्गेनाइज अ पार्टी, नहीं, फाइन, फिर स्टॉप कर जाइए थोड़ा सा, फिर बोलिए वी विल ऑर्गेनाइज अ पार्टी। तो जैसे बोलते हैं ना, फाइन, ओके ओके फाइन, वी विल ऑर्गेनाइज अ पार्टी, ठीक है भाई हम पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। जैसे नो आई कैन नॉट सॉल्व इट, लेकिन कोई बोलेगा नो आई कैन नॉट सॉल्व इट, ऐसा नहीं, नो आई कैन नॉट या कांट सॉल्व इट, ठीक है। फिर स्टिल ही मस्ट रियलाइज दैट ही इज़ माई गेस्ट, ऐसा नहीं, स्टिल ही मस्ट रियलाइज दैट ही इज़ माई गेस्ट, ठीक है। ओह सी इज़ हेयर, ऐसा नहीं, ओह सी इज़ हेयर, ऐसा बोलेंगे, राइट। चलिए फिर देखिए उसके बाद डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे ही सेड टू मी आई विल कम ऑन मंडे, क्या लिखा है, ही सेड टू मी आई विल कम ऑन मंडे, उसने मुझसे कहा कि मैं मंडे को आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ भी आप कॉमा का यूज़ करेंगे सेपरेट करने के लिए डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को, ठीक है, रिपोर्ट स्पीच से। कंपाउंड सेंटेंस में छोटी छोटी कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज को स्पष्ट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जैसे ही सोल्ड हिज हाउस, सोल्ड हिज फर्नीचर, रेंटेड हिज कंप्यूटर एंड लेफ्ट द सिटी। अच्छा, अब कई लोगों के यहाँ पे टेंशन हो गया होगा कि सर सोल्ड बाद में दो बार, मतलब यहाँ क्यों आया, दो बार क्यों यहाँ पे यूज़ किया गया है। आप एक ही बार तो कर सकते थे, ही सोल्ड हिज हाउस सेपरेटली कर रहा है ना सब काम, कंपाउंड यहाँ पे जो है तो सबको क्या कर रहा है, देखिए कंपाउंड सेंटेंस में छोटी छोटी कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज को, अब ये कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, क्लाउज क्या होता है, हम लोग इसको भी सेशन में पढ़ेंगे, देखेंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, 1 बाय 1 हम चीज़ों को करेंगे, ठीक है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सोल्ड हिज हाउस, उसने अपना घर बेच दिया, सोल्ड हिज फर्नीचर बेच दिया, रेंटेड हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को रेंट पर दे दिया, एंड लेफ्ट द सिटी, इतना करके शहर छोड़कर चला गया, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद वी वेंट टू द हिल स्टेशन, हम लोग हिल स्टेशन पहुँचे। सम परचेजिंग, कुछ परचेज़ किए, मेड सम परचेजिंग, कुछ परचेज किए। विजिटेड द टेम्पल, टेम्पल घूमे, एंड रिटर्न होम एट 12 PM, और 12 बजे तक क्या हुए, हम लोग लौट आए, राइट। चलिए फिर देखिए उसके बाद कॉमा का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कॉमा काफ़ी डिटेल में दिया गया है, ठीक है। क्या कर रहा है, वाक्य में पेयर ऑफ वर्ड्स को अलग करने के लिए भी, पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे ही इज़ इंटेलिजेंट एंड ट्रस्ट वर्दी, कॉमा, तो ये दोनों एक साथ आ गया। डिवोटेड एंड डेडिकेटेड, कॉमा, सिंसियर एंड ऑनेस्ट, तो इन सब को सेपरेट करने के लिए क्या होता है, कॉमा का यूज़ करते हैं। तो ये कह रहा है कॉमा का प्रयोग किया जाता है प्रिंसिपल क्लाउज से नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्बियल क्लाउज को भी अलग करने के लिए, ठीक है। अब ये नाउन क्लाउज क्या होता है तो हम लोग पूरा समझेंगे, आपको 2-3 अलग अलग हम वीडियो भी देंगे आगे, ठीक है, अलग अलग लेसन आपको चलेगा, जिसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे क्लाउज क्या होता है, क्लाउज के कितने टाइप्स होते हैं, फ्रेज़ क्या होता है, फ्रेज़ के कितने टाइप होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, सेंटेंस में कैसे कैसे सेंटेंस को यूज़ करते हैं, सब पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए क्या लिखा, देखिए सिंस ही शेज सो, क्या है, ही शुड ओबे हिम। हाउ ही पास्ड इज़ अ पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी, कैसे पास कर गया ये विवाद का मुद्दा है, ऐसा बोलते हैं ना। इफ़ ही डज़ नॉट गो देयर, अगर वो वहाँ नहीं जाता, ही विल लूज, क्या होगा, वो हार जाएगा, ठीक है। चलिए और देखिए आगे फिर वाक्य के मध्य, सेंटेंस के बीच में आने वाले वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेस के दोनों तरफ स्पष्ट करने के लिए उसे क्या करते हैं, कॉमा से दिखाते हैं। द ट्रीटी, कॉमा, एज एवरीबडी नोज, कॉमा, मे बी साइंड टुडे, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है सी एज पर माई कैलकुलेशंस इज़ नॉट कैपेबल एनफ टू कैरी आउट हिज वर्क, ठीक है। अब सी के हिसाब से हम सी को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि वो जो है, सी मतलब क्या हुआ, कोई फीमेल के बारे में बता रहा है। एज़ पर माई कैलकुलेशन, जहाँ तक मेरा उसके बारे में दृष्टिकोण नज़रिया है देखने का, या जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ, ही इज़ नॉट कैपेबल
इनफ टू कैरी आउट हिज दिस वर्क, मतलब इस काम को करने के लिए वो पर्याप्त तौर पर क्या है, कैपेबल नहीं है, समर्थ नहीं है। ठीक है, तो सी को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे क्या है, यानी सी का अगर पूरा सेंटेंस देखें तो सी और ये हो गया इज़ नॉट कैपेबल। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो कॉमा और फिर आगे कॉमा के बीच वाला जो पोर्शन है, अगर इस पोर्शन को हम हटा भी दें तो पहले और लास्ट के सेंटेंस क्या हो सकता है, दोनों को आप जोड़ सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं ना। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में भी हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं, जिसको आगे पढ़ेंगे आप लोग, इसको हम बोलते हैं एपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एपोजिशन। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद, हर वे ऑफ कुकिंग इज़ एज गुड एज और बेटर देन योर्स। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ और नहीं करेंगे, है ना, अगर हम लोग यहाँ और नहीं करते, सीधे ही करते हर वे ऑफ कुकिंग इज़ एज गुड एज, और सीधे आप किसी से तुलना करते तो वहाँ पे जिसको लिख देते, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज़ किया है और पॉजिटिव डिग्री का भी यूज़ किया है, दोनों का यूज़ किया गया है। क्यों ऐसा, देखिए ध्यान से, हर वे ऑफ कुकिंग, उसका जो खाना बनाने का तरीका है, इज़ एज गुड एज, मतलब उतना अच्छा है जितना कि, और बेटर देन, कहते हैं ना कि शायद उतना अच्छा है जितना कि, या फिर या शायद उससे भी अच्छा है जैसा कि उसका है। तो उसके खाने बनाने का तरीका ज़्यादा अच्छा है या फिर इतना अच्छा है जितना कि तुम्हारा है, या शायद उससे भी अच्छा है, मतलब तुमसे भी अच्छा है। राइट, चलिए आगे देखिए, किसी शब्द को महत्वपूर्ण बनाने के लिए उसे बार बार प्रयुक्त किया जाता है तो उसके बीच में कॉमा लगाया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, ध्यान समझिए इसको, किसी शब्द को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बोलते हैं फ्लाई फ्लाई फ्लाई, या फिर ऐसे नहीं, ट्राई ट्राई ट्राई, ध्यान दीजिएगा, जैसे आगे लिखा है ना, ट्राई ट्राई ट्राई, 3 बार हमने लिखा। यू कैन फ्लाई, मतलब कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो, तुम भी उड़ सकते हो। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को जब ज़्यादा हम सिग्निफिकेंट तरीके से यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट तरीके से यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं, वहाँ भी कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ देखिए दिया हुआ है ना, क्या लिखा है, कम कम डोंट डिले, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। ठीक है, फिर देखिए, सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए कुछ शब्दों को ओमिट कर दिया जाता है, इसके लिए कॉमा लगाकर इन शब्दों की पूर्ति करते हैं हम लोग। राखी इज 17 सेमीकोलन, सरिता कॉमा 10। सरिता कॉमा 10 का मतलब क्या हो गया, राखी जो है वो 17 साल की है जबकि सरिता 10 साल की है, तो सरिता के बाद कॉमा जहाँ है वहाँ होना चाहिए इज 10, सरिता इज 10, लेकिन इज ना करके हमने क्या कर दिया है, कॉमा लगा दिया। राहुल इज़ 20, सूरज 18, मतलब राहुल 20 का है और सूरज क्या है, 18 का है। देखिए ये सारे चीज़ आपको जो पढ़ने को मिल रहा है अभी, ये वाकई में महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कई बार आपको एग्ज़ाम में भी आपको ऐसा दिखा हुआ मिलेगा, तो वहाँ पे आप लोग परेशान हो जाते हैं कि नहीं वो तो गलत है। गलत नहीं है भाई, सही है। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिए सब। चलिए, अभी हमने बताया था आपको एपोजिशन के बारे में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, किसी नाउन या एपोजिटिव फ्रेज या इन एपोजिशन, हमने बताया था ना एपोजिशन के बारे में, को अलग एवं स्पष्ट दिखाने के लिए उसके पहले एवं बाद दोनों तरफ कॉमा लगाते हैं। ठीक है, जैसे अकबर, कौन अकबर, द ग्रेट किंग, है ना, तो अकबर के बारे में डिफाइन कर रहा है द ग्रेट किंग, फिर कॉमा लगा दिया, वाज अ ग्रेट रिलीजियस स्कॉलर ऑल्सो। ठीक है, रमेश, कौन रमेश भाई, द सन ऑफ अ मिलेनियर, करोड़पति का बेटा है, कॉमा वाज सेंट टू जेल, जिसको जेल भेजा गया। तो किसी भी नाउन को डिफाइन करने के लिए, यहाँ अकबर को डिफाइन कर रहे हैं, रमेश को कर रहे हैं, तो डिफाइन करने के लिए जिस टर्म का यूज़ करते हैं उसको हम एपोजिशन बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, एपोजिशन। तो उस एपोजिशन वाले टर्म के ठीक पहले भी ना कॉमा आएगा और बाद भी कॉमा आएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। राइट, चलिए फिर आगे देखिए, उसके बाद ध्यान समझिए, लेटर में सैल्यूटेशन या सब्सक्रिप्शन के बाद कॉमा बिल्कुल लगाना क्या है, अवश्य लगाया जाता है। जैसे माय डियर फादर, जैसे हम अक्सर लिखते होंगे आपको माय डियर स्टूडेंट्स, कॉमा लगाते हैं वहाँ पे, माय डियर फ्रेंड, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, तो अक्सर इन सब के बाद कॉमा का यूज़ किया जाता है। राइट, और ये ज़रूरी किसके लिए है, याद करिए, जब भी आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे MTS में, CHSL में, CGL में, है ना, ऐसे तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, या फिर अगर कोई बच्चे स्कूल लेवल में पढ़ाई करते हैं तो क्लास 10th में जो बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं वहाँ भी आपको लेटर लिखने के लिए आता है। तो आप अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं, सर कहाँ पे कॉमा का यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है। तो ए भाई, कॉमा का यूज़ कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, परेशान मत होइए, साफ साफ यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब भी कोई लेटर में सैल्यूटेशन की बात करे उसके बाद कॉमा निश्चित तौर पर होगा ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग।
जब दो इंडिपेंडेंट क्लाउज आपस में एंड, बट, और, एट, फॉर या नॉर से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे जुड़ते हैं तो उसको भी क्या कॉमा लगा के हम लोग अलग करते हैं। सी कान टॉक कॉमा नॉर सी कैन वॉक। अगर नाइदर नॉर के साथ पेयर में आता तो नहीं होता यहाँ पे, लेकिन क्या हो रहा है, अलग अलग चीज़ों से सेपरेट कर रहे हैं। ही इज़ पुअर कॉमा एट ही इज़ ऑनेस्ट। अगर यहाँ पे पेयर में ऐसा आता, दो के साथ आता, दो के साथ, है ना, तो दो के साथ क्या आता है, या तो कॉमा आता है या एट आता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि दो के साथ नहीं आया है इसलिए कॉमा और एट दोनों का यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ही इज़ नॉट ओनली रिच कॉमा बट ही इज़ जेनरस ऑल्सो, ठीक है। चलिए आगे देखिए। उसके बाद एड्रेस लिखते समय हाउस, नंबर, स्ट्रीट सबको अलग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉमा लगाते हैं। और ये सब भी जब आप लिखेंगे मतलब एप्लीकेशन वगैरह लिखेंगे, ठीक है, किसी के पास भी, चाहे फॉर्मल एप्लीकेशन की बात करें, लेटर की बात करें, तो वैसे कंडीशन में आप लोग इसका भी यूज़ करते हैं जब हम एड्रेस की बात करते हैं तब। 329 काला कौन, है ना, नियर जैन टेम्पल अलवर। तो ऐसा यहाँ पे क्या गया है, लिखा गया है। चलिए फिर देखिए, यदि एडजेक्टिव्स एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड हों तो कॉमा का प्रयोग नहीं करते। इसके लिए यह देखना चाहिए कि कॉमा की जगह एंड का प्रयोग करने पर यदि वाक्य स्पष्ट एवं सुंदर हो तो वहाँ एंड लगाएं, कॉमा लगाना नहीं चाहिए। जैसे 3 हैप्पी लिटिल चिल्ड्रेन, ठीक है, आ डजन कलरफुल ऑरेंजेज, ब्यूटीफुल टॉल यूरोपियन गर्ल्स। तो यहाँ पे क्या है, कॉमा और एंड की बात यहाँ नहीं किया गया है, ठीक है। क्या क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव में, कि मल्टीपल एडजेक्टिव अगर एक साथ आता है तो वहाँ कॉमा से नहीं, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर लिखा गया सेमी कॉलन का यूज़ कहाँ करेंगे। ध्यान दिए, सेमी कॉलन क्या होता है भाई, एक कॉमा और उसके नीचे, सॉरी एक फुल स्टॉप उसके नीचे कॉमा, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कॉमा का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ फुल स्टॉप से कम रुकने या ठहरने की आवश्यकता हो, जबकि सेमी कॉलन का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ कॉमा से कुछ अधिक लेकिन फुल स्टॉप से कुछ कम। देखिए इसको ऐसे समझिए आप लोग, जैसे यहाँ जो दिया है, आइए थोड़ा इसको डिटेल में समझाते हैं। फुल स्टॉप मतलब पूरा रुकने के सेंस में, लेकिन यहाँ कह रहा था, देखिए फुल स्टॉप मतलब होता है रुकने के सेंस में, थोड़ा पाउज अच्छे समय के लिए। कॉमा एकदम बिल्कुल, कॉमा मतलब क्या होता है, विराम होता है, ठीक है, लेकिन बहुत बहुत माइनर समय के लिए बहुत नॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जहाँ रुकने की बात आता है तो वहाँ क्या होता है, सेमी कॉलन होता है। इसको ऐसे समझिए, इसको आप जंक्शन मान लीजिए, है ना, इसको स्टेशन मान लीजिए, और इसको जो है, या सॉरी इसको जंक्शन मान लीजिए आप लोग, ठीक है, और इसको आप मान लीजिए स्टेशन से भी जो थोड़ा छोटा होता है, जहाँ कहीं भी जो थोड़ा रुकता है, जिसको हॉल्ट बोल सकते हैं आप लोग, हॉल्ट, ठीक है। तो ये हो गया जंक्शन, जैसे ये हो गया पटना जंक्शन भाई, ये हो गया कोई हॉल्ट हो गया, है ना, जैसे गुलजार बाग स्टेशन तो है ही, लेकिन इसको हॉल्ट मान लीजिए, और इसको मान लीजिए कुछ हद तक पटना सिटी मान लीजिए, या राजेंद्र नगर स्टेशन मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। चलिए, तो सेमी कॉलन वास्तव में कॉमा फुल स्टॉप के बीच की स्थिति होती है, जैसा ही हमने बताया आपको, ठीक है। जब विभिन्न प्रकार के तथ्य सीरीज में होते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक दूसरे के साथ अलग करने के लिए उसे हम सेमी कॉलन लगाते हैं। द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर एस कृष्णन कॉमा चेयरमैन, तो एस कृष्णन चेयरमैन सेमी कॉलन दे दिया, के कृष्णन कॉमा वाइस चेयरमैन। देखिए, तो एस कृष्णन कौन है भाई, चेयरमैन है। फिर उसके बाद क्या करें, दोनों के बीच सेमी कॉलन लगा दिया हम लोग, कॉमा नहीं करेंगे, कॉमा अगर करेंगे तो फिर अलग हो जाएगा। फिर के कृष्णन कॉमा, अब यहाँ क्यों, तो के कृष्णन जो है वो क्या है, वाइस चेयरमैन है, विशेषता बता रहा है इसके बारे में, है ना, अपोजिशन की काम कर रहा है। एल कृष्णन कॉमा सेक्रेटरी हैं, फिर सेमी कॉलन, एंड एम कृष्णन जो है वो कौन है, जॉइंट सेक्रेटरी है। तो ये जिस पर्सन की पोस्ट के बारे में बता रहा है तो वहाँ पे क्या आएगा, कॉमा आएगा। लेकिन अलग अलग पर्सन के बारे में पोस्ट के साथ जब सबको सेपरेट कर रहा है तो उन सब के बीच में क्या आएगा, सेमी कॉलन आएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। और जब दो इंडिपेंडेंट क्लाउजेस के बीच में कोई कंजंक्शन ना आया हो तो उसके बीच सेमी कॉलन आ सकता है। द होटल क्या लिखा है, वर्ट डाउन सेमी कॉलन, यहाँ पे कोई कंजंक्शन तो नहीं आया है वहाँ पे, तो सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं, यानी कंजंक्शन को रिप्लेस करने के लिए भी सेमी कॉलन का आप यूज़ कर सकते हैं। द एफर्ट्स मस्ट कंटिन्यू, प्रयास हमें करते रहना चाहिए अवश्य तौर पर। वार कैन बी फ्रूटलेस, हमारा जो युद्ध है वो क्या होगा, फ्रूटलेस साबित हो सकता है। फिर देखिए उसके बाद क्या लिखा है, दो इंडिपेंडेंट क्लाउजेस के बीच में देयरफॉर, हेंस, हेंसफोर्थ, हाउएवर जैसे कंजंक्शन अगर आते हैं तो इन कंजंक्शंस के पहले क्या होगा, सेमी कॉलन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे ही वाज नॉट वेल, फिर यहाँ क्या आ गया, कंजंक्शन आ गया।
जैसे देंस, हेंस, हेंसफोर्थ, हाउएवर, शो, ऐसा कुछ भी रहेगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, सेमीकोलन का यूज़ करेंगे, राइट, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए फिर देखिए, जब कोई फ्रेज़ या कुछ अन्य शब्द में इंट्रोडक्टरी वर्ड या एक्सप्लेनेटरी वर्ड किस तरह यूज़ करते हैं तो वहाँ भी क्या होता है, सेमीकोलन आता है। सी कंप्लीट्स हर वर्क इन टाइम, सेमीकोलन, सी नेवर वेस्ट हर टाइम इन टेकिंग टी इन गॉसिपिंग और इन मेकिंग यूजलेस कॉल्स, ठीक है, तो यहाँ पे सेमीकोलन। ऑन द एडवाइस ऑफ अ फ्रेंड, कॉमा, सी चोज टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ सब इंडस्ट्री, सेमीकोलन, दैट इज अ स्टिल, ठीक है। तो यहाँ क्या रहा है कि जब इंट्रोडक्टिव वर्ड की बात करते हैं या एक्सप्लेनेटरी वर्ड के बारे में बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है, सेमीकोलन का यूज़ करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं डबल फुल स्टॉप मतलब कॉलन की बात। कॉलन का प्रयोग किसी उदाहरण या सूची को दर्शाने के लिए करते हैं, है ना। जैसे 3 कमिटीज़ आर एज फॉलोज, यहाँ कॉलन दे दिए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं तो एग्जाम्पल के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे कॉलन देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो ये क्लियर हो गया। कोटेशन, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कॉलन का ऐसा करते हैं हम लोग। जैसे दिस इज़ द पॉइंट, कॉलन, है ना, आगे ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी शब्द या नाउन के बाद उसकी डिफिनीशन या उसके डिस्क्रिप्शन दिया जाता है तो वहाँ भी कॉलन यूज़ करते हैं, है ना। इस बिल्कुल सब जानते होंगे, इसका खूब यूज़ करते हैं आप लोग। चलिए, एक नाटक प्ले में स्पीकर के बाद जो कॉलन नाम आता है, ठीक है, उसके नाम के बाद कॉलन आता है। राम, कॉलन, आई शैल फॉरगिव रावण फॉर हिज मिसडीड, लक्ष्मण। तो ये क्या आ रहा है, मतलब अगर हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 आदमी के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है, स्टूडेंट टीचर के बीच में, है ना, तो वहाँ स्टूडेंट जिस तरह का स्टेटमेंट बोलेगा क्या करेंगे हम लोग, कॉलन लगाएंगे। टीचर भी जो बोलेगा वहाँ क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसा यूज़ करते हैं हम लोग। टाइम को लिखते समय भी कॉलन का यूज़ करते हैं, है ना, 10:30 AM, 3:50 PM, 45 PM जो भी है। कॉलन का प्रयोग फॉर एग्जांपल नेमली या सब्स्टिट्यूट की तरह भी किया जाता है, अभी हमने बताया था आपको। जैसे इट इज़ अ सिटी रिनाउंड फॉर ब्यूटीफुल पार्क्स, ठीक है। एवरी लेन इज़ क्लीन, पार्क्स वेल, क्या लिखा है, फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ट्रीज आर प्लांटेड एट द रोड साइड, सो मेनी अदर थिंग्स। तो यहाँ भी क्या है, कॉलन का यूज़ करेंगे। प्रोपोर्शन के लिए, अनुपात के लिए भी कॉलन का यूज़ करते हैं, है ना, रेशियो प्रोपोर्शन जो पढ़े होंगे आप लोग। चलिए अब समझते हैं हम लोग डैश के बारे में, ठीक है। डैश देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, डैश का यूज़ किया गया है और डैश के ठीक बाद यहाँ पे फिर आपको हाइफन का यूज़ किया गया है। अब ये डैश और हाइफन में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस तो हम लोग ध्यान से देखते हैं, है ना, उसके टर्म के बारे में, और आगे फिर इन्वर्टेड कोमा दिया गया है, ठीक है। चलिए तो आइए समझते हैं थोड़ा सा इसको कि डैश कहाँ हुआ। अगर डैश और हाइफन के बारे में बात किया जाए तो डैश क्या होता है भाई, थोड़ा बड़ा होता है, और हाइफन क्या होता है, उतना बड़ा नहीं, मतलब मैं ज़्यादा बड़ा खींच दिया हूँ। डैश एक्चुअली ये होता है और हाइफन होता है ये, ठीक है, ये होता है। तो आपको कई बार हम बोलते हैं डैश डैश डैश, तो नॉर्मली हम बोल देते हैं, लेकिन जहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात होता है तो वहाँ तो आपने पढ़ा था इलिप्सिस का यूज़ करते हैं 3 डॉट के बारे में, ठीक है। तो आइए डैश और हाइफन का यूज़ कहाँ करते हैं समझते हैं इसको। डैश का प्रयोग निम्न कंडीशन में किया जाता है, कहाँ कहाँ, किसी सेंटेंस के बीच में, है ना, ध्यान दीजिएगा, विचारों में ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन के लिए अगर एब्रप्ट चेंज करना हो। एब्रप्ट का मतलब होता है जैसे किसी सेंटेंस के फर्स्ट में, किसी सेंटेंस के अगर पहले वाक्य में, पहले क्लाउज में अगर पास्ट फॉर्म दिया है और अगले क्लाउज में उसे प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ करना है तो आप डैश दे करके उसको एब्रप्टली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये परेशान नहीं होना कि सर पहले तो पास्ट में आगे प्रेजेंट कैसे हो गया, डैश दे करके आप उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। जैसे ही लॉस्ट द गेम, उसने गेम को लॉस्ट कर दिया, बट आई एम टू गो टू हॉस्पिटल। ही वॉज पास इन इंटरव्यू, है ना, वो इंटरव्यू में पास हो गया था, बट हिज फादर इज इल, लेकिन उसके पिता क्या बीमार हैं। तो एक पास्ट की बात कर रहा है, दूसरा प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों में जो एब्रप्टली चेंज आया है उसको हम डैश से डिनोट कर सकते हैं, राइट। चलिए फिर समझिए आगे क्या कह रहा है। वाक्य में किसी प्रकार के रुकावट को प्रदर्शित करने के लिए भी डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे राहुल, डोंट गो नाउ, यू आर टू लेट, राइट। वाक्य में हिचकिचाहट को भी दिखाने के लिए क्या करते हैं, डैश का यूज़ करते हैं। ये सब देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। अपनी कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए भी ब्रैकेट्स की जगह डैश का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अदर मैन, है ना, द अदर मैन मुकुल डैश डिड नॉट, क्या, डिडंट नो मी, ठीक है। लॉन्ग पॉज के लिए भी डैश का यूज़ करते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा ये सब। चलिए अब ये लॉन्ग पॉज, जैसे दैट एग्रीमेंट वाज साइंड डिफरेंटली डैश इट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, उससे भी क्या होगा, उस पर विचार किया जाएगा। टेकन इनटू अकाउंट मतलब क्या होता है भाई, ये फ्रेज है जिसका मतलब है किसी मुद्दे पर विचार करना, राइट।
कभी कभी कॉलन की जगह भी डैश का प्रयोग करते हैं, जैसे आई हैव डिमांडेड द फॉलोइंग क्या है थिंग्स, यहाँ थिंग्स जहाँ दिया गया है वहाँ पे डैश का यूज़ करते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, बड़ा अच्छा आदत आप लोग बना लिए हैं, ऐसे 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 और फिर ऐसे। तो नहीं भाई, या तो ऐसे ऐसे यूज़ करिए और या तो फिर केवल डैश यूज़ करिए, ये दोनों यूज़ मत करिए, क्योंकि बड़ा स्टाइलिश आप लोग लिखते हैं ना। और कई लोग तो और ज़्यादा जो स्टाइलिश होते हैं वो ऐसे करते हैं, ऐसे 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 और फिर इसमें वो ऐसे भी कर देते हैं। मतलब पूरा का पूरा रावण आवण का युद्ध यहीं पर स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। ऐसा गलती नहीं करना है आपको, राइट। चलिए, क्लियर है। डैश का प्रयोग बीच की संख्याओं में पेज नंबर एक्सेट्रा को ओमिट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। डैश का यूज़ करते हैं। अब समझते हैं हम लोग हाइफन के बारे में कि हाइफन का यूज़ कहाँ करते हैं। हाइफन डैश में अंदर क्लियर हो गया आपको, ये होता है डैश और ये होता है हाइफन छोटा सा, ठीक है। वाक्य का अंतिम शब्द पहली पंक्ति में यदि पूरा नहीं आ पाता है तो दूसरी पंक्ति में पूरा किया जाना है ना, तो वहाँ क्या होता है, उसमें हाइफन लगाते हैं हम लोग। जैसे राम वाज नॉट प्रेजेंट, अगर हम ऐसा लिखते हैं, मान लिया है जैसे राम वाज या राम वाज नॉट अब प्रेजेंट, आगे हमको नहीं दिख रहा है यहाँ पे लिखा पाएगा, तो PRESENT प्रेजेंट पूरा कर दिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप हाइफन का यूज़ करेंगे, राइट। चलिए, 21 से 91 तक के कंपाउंड न्यूमरल्स को लिखते समय भी क्या करते हैं, हाइफन का यूज़ करते हैं। जैसे 29 फीट, मतलब इसको ऐसे, यहाँ जो लिखा हुआ इसको ऐसे मत समझिए, सिंपल समझिए कि हम लोग हाइफनेटेड नाउन का भी यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं 500 रुपीज़ ना, 500, तो आप यहाँ लिख सकते हैं रुपीज़ या 500 रुपी नोट, तो ये सब हाइफनेटेड नाउन है, ठीक है। चलिए, बहुत से कंपाउंड नाउन कम्प्लेक्स वर्ड्स को अलग करने के लिए भी उसके बीच हाइफन लगाते हैं। एंटी गवर्नमेंट, एक्स वाइफ या 10 डेज जर्नी, यहाँ डेज गलती हो गया, डेज नहीं होना चाहिए, 10 डेज जर्नी होना चाहिए, ठीक है, गलती से डेज लिखा गया है। फिर हाउस टू हाउस सर्विस, कोऑर्डिनेशन, एक्स प्रेसिडेंट, प्री प्लान, सेल्फ रेस्पेक्ट, डोर टू डोर कॉम्बिनेशन, कैंपेन, ठीक है। तो जितना भी ऐसा लिखाता है ये सब क्या होता है, हाइफन से इसको हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। चलिए, बोलने की तुतलाहट को दिखाने के लिए भी हाइफन लगाते हैं। जैसे बोलते हैं, हमको बोलना है कि प्लीज़ मैडम, ठीक है, तो है ना, ऐसा बोलते हैं प्लीज़ मैडम, ठीक है, तो हम लोग ऐसा यूज़ करेंगे। तो जहाँ भी तुतलाहट की बात करेंगे, जैसे बोलते हैं राहुल, राहुल राहुल, ठीक है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा, लेकिन आप समझ रहे होंगे ना, तो वहाँ भी हम लोग हाइफन का यूज़ करेंगे, राइट। चलिए, अब आते हैं हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के बारे में भाई, कि इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कहाँ करेंगे। आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से, देखिए ध्यान से। इन्वर्टेड कॉमा का है ना कोटेशन मार्क के लिए यूज़ करते हैं। पहला बात तो सब जानते होंगे, ये सिंगल और डबल दोनों होता है, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन में क्या लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच को बंद करने के लिए किया जाता है, तो जनरली यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा, सिंगल मत करिएगा, डबल ही यूज़ करते हैं। कोटेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, जानते हैं। उसके बाद फिर देखिए, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे शेक्सपियर सेज स्वीट आर द यूजेज ऑफ क्या लिखा है, एडवर्सिटी। राम सेज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये कोटेशन है ना। जैसे हमने बोला कि स्वामी विवेकानंद सेड अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीड, उठो जागो और रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। तो क्या बोलेंगे, ऐसे देखिए कर दिए इसको, अराइज अवेक, और लास्ट में जो बोलेंगे फिर उसको क्या हो जाएगा, ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। ऐसा यूज़ करते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। चलिए आगे, फिर देखिए उसके बाद किसी पुस्तक, समाचार पत्र, कविता, लेख, कहानी के नाम को भी इन्वर्टेड कॉमा से बंद किया जाता है, ठीक है। आई हैवंट रीड हैमलेट सो फार, ठीक है। एन एरोगेंट हेयर, ऐसा यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। लीप ईयर है, इकोनॉमिक टाइम्स है, तो ये सब क्या है, ये सब जैसे न्यूज़पेपर का नाम है। एन एरोगेंट हेयर, ये स्टोरी किस पुस्तक का नाम है। हैमलेट को नॉवल का नाम है। लीप ईयर, ठीक है, ये भी कोई पोएम है। तो ऐसा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उन सबको इन्वर्टेड कॉमा रख सकते हैं, सिंगल डबल जो भी रखना है। आगे देखिए उसके बाद, कई बार सेंटेंस के प्रयुक्त कुछ शब्दों, फ्रेजेज, वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमा द्वारा बंद किया जाता है, ठीक है। मतलब अगर वो स्पेशल फोकस करना हो उस पर तब, जैसे द वर्ड, क्या वो कौन सा वर्ड है, नेचर, इज ऑल्सो यूज टू मीन द एप्टीट्यूड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। मेनी पर्सन वेयर जेल्ड अंडर पोटा, तो ये भी क्या है, उसको कर दिए हम लोग। चलिए अब लास्ट देखते हैं हम लोग। यदि किसी कोटेशन के अंदर भी कोई कोटेशन
हो तो डायरेक्ट नरेशन के मध्य कोई कोटेशन आए तो उसे इन्वर्टेड कोमा से क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, उसको रखते हैं। जैसे हैव यू रीड गोदान ऑफ प्रेमचंद, तो गोदान को हमने क्या कर दिया, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, और इसको डबल में रख दिए। हैवंट यू सीन द स्पाइडरमैन सो फार, ठीक है। तो ये आपका था कंप्लीट पंक्चुएशन का यूज़, और आपने फिर देखा लेटर, कैपिटल लेटर का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। कैसा लगा ये सेशन मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने के बाद मुझे और मनोबल मिलता है और काम करने का। अगर कहीं किसी बच्चे को डाउट होगा तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसका PDF केवल उन्हीं बच्चों को मिल पाएगा जो हमारे इस प्रयास बैच में रजिस्टर्ड हैं, और इस बैच में रजिस्टर्ड होने के लिए हमने पहले ही बता रखा है आपको कि आपको क्लासेस तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, लेकिन इसकी जो PDF या होमवर्क सीरीज़ है वो आपको जानने के लिए या फिर इसकी विशेष जानकारी लेने के लिए आपको हमारे इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8538944590। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगा। आप भी चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये प्रयास बैच एंड इनिशिएटिव फॉर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है इसका, स्पोकन के लिए भी और रिटन के लिए भी, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।